माय डियर, स्वागत है आपका अपना एसआर कोचिंग क्लास। आज का सेशन सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे आज के सेशन में, जो कि बहुत ही बेसिक से अध्ययन करेंगे। जो निम्न क्लास के बच्चे हैं मेरा सेशन देखें और इस सेशन में बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में समझें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है क्रिया वर्तमान में जारी रहती है, वर्तमान में कार्य चल रहा होता है। तो इसी को आज के सेशन में देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो जो निम्न क्लास के हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो हमारा ये सेशन जरूर देखें और बिल्कुल पूरा देखें। तो देखिए आज का सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों में क्रिया जो है का जारी रहना पाया जाता है। क्रिया किस समय से स्टार्ट हुई हमको मालूम नहीं होता है, किस समय कार्य प्रारंभ हुआ, किस समय कार्य समाप्त होगा, इसकी जानकारी नहीं रहती है। जैसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करें, जैसे कि किसान खेत जोत रहा है। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करें क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, क्रिया का जारी रहना पाया। तो यहां पर समझिए किसान खेत जोत रहा है, तो किसान जो है खेत जोतने की क्रिया जो है कंटिन्यू जारी है, अपना खेत को जोत रहा है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि कार्य किस समय से स्टार्ट हुआ और किस समय कार्य कंप्लीट होगा। तो किस समय कार्य कंप्लीट होगा इसकी हमें जानकारी नहीं होती है, और ना ही किस समय स्टार्ट हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि क्रिया का जारी रहना। अब यहाँ पर देखते हैं पहचान, फीचर्स इसके क्या है। पहचान में हम क्या समझेंगे कि इसकी कैसे पहचानेंगे कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 पे देखिए, इस टेंस के वाक्यों में क्रिया का जारी रहना पाया जाता है। अर्थात क्रिया जो है लगातार कार्य करती ही पाई जाती है। सेकंड पर देखिए, इस टेंस के वाक्यों में अंत जो अंतिम शब्द होता है वह रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। क्या है
जो वाक्य का अंतिम शब्द होता है वो अंतिम शब्द कौन से होते हैं? रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द जो है अंतिम शब्द पाते हम किसमें? अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और थर्ड नंबर क्या होता है? टेंस इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम और मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगी रहती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और जो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, तो उसमें क्या होगा? आईएनजी लगी होगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये फीचर्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ये विशेषताएं हैं। नंबर 1 पर इस टेंस के वाक्यों में क्रिया का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों में अंतिम शब्द रहा है, रही है, और इस टेंस के जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। इसके जो है रूल, नियम क्या है? नियम ट्रांसलेशन करने का जो नियम क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, या तो इज आएगी या आर आएगी और या तो एम। उसके बाद जो हमारी क्रिया होगी मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, उस फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी करेंगे और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अन्य जो भी बचता है फिर वो रहता है। तो अब इसमें सब्जेक्ट इज आर एम, अब हम नोट कर लेते हैं कि इसमें क्या है। नोट में यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, जैसे ही सी इट, अथवा किसी का नाम, अथवा किसी का नाम भी हो सकता है किसी, अथवा किसी का नाम भी हो सकता है। इन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग
होता है। इसका प्रयोग होता है यदि यदि सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल यदि सब्जेक्ट प्लूरल जैसे जैसे दे, वी, यू, दे, वी, यू आदि सब्जेक्ट के साथ आदि के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। किसका? आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। और यदि सब्जेक्ट में आई का प्रयोग होता है, यदि सब्जेक्ट में आई का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ एम का प्रयोग होता है जैसे यदि सब्जेक्ट में ही है, सी है, इट है, इनमें से कोई भी अथवा किसी का नाम यदि ये सब्जेक्ट का रूप होते हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। और यदि वी, दे, यू आदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद यदि आई सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है शॉर्ट नोट में हमने समझा कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये नियम हो गया किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस एक साधारण वाक्य जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक साधारण वाक्य होता है बच्चों। तो बहुत ही आसान वे में हमने समझाने का प्रयास किया है कि ट्रांसलेशन जो साधारण वाक्य होता है उसका कंटीन्यूअस का कैसे होगा, ये रूल है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है बहुत ही साधारण वाक्य है जो हमारे निम्न क्लास के जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हो तो उनके अनुसार ये वाक्य बहुत ही आसान और आसान वे में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है कि वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें क्या बनेगा? सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, और वह जो है इंग्लिश में वह कैसे लिखा था? ही। तो ही ये सब्जेक्ट रूप में ही हो गया और ही के साथ जो हमने क्या लिखा था कि ही, सी, इट, यदि ये सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका? इज। इनके साथ इज का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब है जा रहा है, फर्स्ट होती है वो गो, सेकंड वेंट, और तो इसका जो कंटिन्यूअस में क्या आएगा? गो के बाद आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग क्या हो जाएगा? गोइंग। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। ये साधारण वाक्य को हमने समझा। अब हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस
का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, एक नहीं शब्द का प्रयोग होता है और इस नहीं शब्द को हम सब हेल्पिंग के बाद नॉट लगा देते हैं। इस टेंस में क्या करते हैं, इस टेंस का इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और इस सेंटेंस में कुछ नहीं है। अब हम इसका रूल समझते हैं। देखिए इसका नियम क्या है, नियम देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम और प्लस नॉट, और नॉट के बाद जो जो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमने समझा कि यदि वाक्य से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें कुछ नहीं बनाने में, केवल सब हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं और कुछ नहीं। फिर भी ये नियम है, उसका रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कुछ भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब इसके अनुसार हम एक साधारण सा एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब इसमें क्या है कि जो निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसमें क्रिया तो जारी है, क्रिया जारी रहना दिखाया जाता, क्रिया जारी है, लेकिन बात जारी नहीं हुई है, क्रिया जारी नहीं हुई है कि कोई काम जो लगातार जारी होने का है वो अभी जारी नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, उसे पत्र को लिखना चाहिए लेकिन वो पत्र नहीं लिख रहा है, ये निगेटिव वाक्य हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमने कहा सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट या तो ये प्रोनाउन होंगे और नहीं तो किसी का नाम हो सकता है, नाम होगा, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मोहन और मोहन के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मोहन के अनुसार क्या है कि इज, मोहन इज नॉट, और राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें लिखेंगे राइटिंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग ए लेटर, राइट, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, एक किस टेंस का वाक्य बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या समझते हैं? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी में जो भी वाक्य होते हैं उसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द होते हैं? देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार या इस प्रकार के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं? जैसे व्हाट। व्हाट का क्या होगा? क्यों। सॉरी, व्हाट क्या, इधर से लिखते हैं। जैसे क्या का होगा व्हाट। ये क्या को हम क्या कहेंगे? व्हाट। क्या को व्हाट। और क्यों को हम क्या कहेंगे? भाई। कब को बहन। कैसे को हाउ। क्या, भाट, क्यों, भाई, कब, भेन और कैसे, हाउ। इन्हीं शब्दों का किसमें प्रयोग होता है? इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस हैं उनमें प्रयोग होता है। अब इसका रूल समझते हैं। इसका जो रूल क्या है? देखिए, ये जो ट्रांसलेशन करने के नियम क्या है? देखिए, नियम, इसका जो नियम है वो क्या रहेगा? सबसे पहले हम इसमें यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द है और इसका प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यदि पहले हो वाक्य प्रारंभ में यहाँ पर हम नोट में लिख देंगे। नोट में, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में तो हम अनुवाद करते समय अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर अथवा एम।
से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। और यदि यदि वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। क्या है? उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। किसकी? जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब। इस प्रकार हमने पूरा नोट समझा। यदि वाक्य किसका है? प्रश्नवाचक शब्द है। ये बहुत ही निम्न क्लास के बच्चे, जो भी छोटे क्लास के बच्चे हैं, वो हमारा इस सेशन को देखें और बिल्कुल बारीकी से हमने इस क्लास को, सेशन को स्टार्ट किया है। और तो ये हर क्लास के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आएगा। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इतना करिए कि ये सेशन जो है वायरल हो जाए। तो इस वीडियो को इतना दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, हम इसका जो अनुवाद करने का है रूल समझते हैं। नियम क्या है इसका? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज प्लस, यहां हम लिख देते हैं यदि शुरू में है। यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में है तो क्या हो गया? इज और आर या एम। यदि क्या है? शुरू में है तो क्या करेंगे हम? इज आर एम ये लगाएंगे और फिर क्या लाएंगे? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और प्लस उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है नियम रहेगा कब? जब यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में है, इज आर एम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तब, यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू प्रारंभ बीच में है, यदि बीच में है तो प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले। यदि क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले, प्लस पहले उसके बाद हम क्या करेंगे?
पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इज आर एम, इज आर एम और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। पहले है तो इज आर एम और प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब इस सेंटेंस का एक उदाहरण के तौर से हम समझेंगे। जैसे क्या राम पत्र, क्या राम एक पत्र लिख रहा है, क्या राम एक पत्र लिख रहा है। तो अब इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में दिया है, तब हम क्या करें, ये वाक्य के बीच में है तो हम उसकी अंग्रेजी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो हम अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रारंभ में है तो हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। या हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी लाएंगे, तो क्या आएगा, इज। इज के बाद जो सब्जेक्ट है हमारा क्या आएगा, राम, राम इज राम। अब फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट पारे में आईएनजी, तो इज राम राइटिंग, इज राम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर प्रश्नवाचक मार्क। ए जो सेंटेंस के माध्यम से हमने समझा। अब ये हम एक उदाहरण लेंगे कि जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो जैसे राम एक पत्र क्यों लिख रहा है, लिख, राम एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, बीच में आया। अब जब बीच में आएगा तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लाएंगे। इसकी अंग्रेजी क्या है, क्यों कि क्या है, भाई। भाई क्या लगाएंगे, भाई। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये जो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का आएगी, इज। राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट राम, 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 और फिर वर्ब क्या है लिखना की, राइटिंग, क्या आएगी, भाई इज राम राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। तो राम एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो यहाँ क्यों शब्द की अंग्रेजी पहले लाए हम, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो भाई इज राम राइटिंग ए लेटर। फिर एक बार हम पूरा समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे। इसमें जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, कब हो सकता है और
कैसे हो सकता है? यदि वे वाक्य के प्रारंभ में है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, यदि वाक्य के बीच में तो हम इसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो इस पूरे हमने आपको समझाया बहुत ही आसान वे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस टेंस, इस सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या है? जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो उस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करेंगे? जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब नियम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नियम क्या है? देखिए, नियम क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट यदि प्रश्नवाचक ये क्या है? प्रारंभ में है, प्रश्नवाचक प्रारंभ में है। दूसरा भी अगर यदि निगेटिव है, वो दूसरा यदि बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, तो सेम नियम वही पहले जैसा रहेगा, लेकिन क्या होगा? हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका अनुवाद करने के लिए केवल कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, जो हमारे इस नियम है, तो उस नियम में केवल इतना ही करना है। जब हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने बहुत आसान वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको ये सेशन, आपको टेंस समझाने की तरीका आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन हमारा रहेगा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का। तो इसे इतना शेयर करिए और हमें मोटिवेट कर दीजिए कि हाँ हाँ आपको जो सेशन है अच्छा है। तो मिलते हैं नए सेशन में, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।